तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही खास खतों के बारे में। ये कहानी है जो एक खत से शुरू हुई। एक तरफ था एक नौजवान मिलिट्री कैडेट जो अपनी वर्दी के नीचे एक कवि का दिल छुपाए बैठा था, और दूसरी तरफ थे 20वीं सदी के महानतम कवियों में से एक रेनर मारिया रिल्के। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो है रिल्के की किताब लेटर्स टू ए यंग पोएट। इसमें उस नौजवान कैडेट फ्रांस ज़ावर कापूस का लिखा एक इंट्रोडक्शन है, और रिल्के के लिखे वो 10 खत हैं जो उन्होंने कापूस को भेजे थे। और हम एक और लेख को भी देखेंगे, है ना? बिल्कुल। रिल्के का एक और लेख है द लेटर फ्रॉम द यंग वर्कर। ये इसी सोच को और आगे ले जाता है। और आज का हमारा मकसद सिर्फ इन खतों की सलाह को समझना ही नहीं है, बल्कि उस कहानी में उतरना है। मतलब कैसे एक अनजान लड़के के खत में एक महान कवि को इतना मजबूर कर दिया कि वो सालों तक उसे जवाब देते रहे। बिल्कुल। ये जानना कि उन खतों में ऐसा क्या था जो आज 100 साल बाद भी कलाकारों और अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ रहे लोगों के लिए एक गाइड बुक जैसा है। तो कहानी की शुरुआत करें। बड़ी फिल्मी है। हाँ, जरूर। साल है 1902। पतझड़ का मौसम। ऑस्ट्रिया की एक मिलिट्री एकेडमी में एक नौजवान बैठा है, उम्र 20 साल से भी कम। उसका नाम है फ्रांज ज़ावर कापूस। वो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन उसका दिल कहीं और है। वो एक किताब में डूबा हुआ है। हाँ, और वो किताब है रेनर मारिया रिल्के की कविताओं की। कापूस को ये साफ महसूस हो रहा है कि ये फौजी करियर और उसकी जो असली पहचान है वो दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। और वो इसी उधेड़बुन में है कि तभी एकेडमी के पादरी होराचेक उसके पास आते हैं। वो कापूस के हाथ में किताब देखते हैं और मुस्कुराकर एक पुरानी याद साझा करते हैं। और यही वो चिंगारी है ना, यहीं से सब बदल जाता है। बिल्कुल। पादरी होराचेक बताते हैं कि करीब 15 साल पहले रेने रिल्के नाम का एक दुबला पतला पीला सा लड़का भी इसी मिलिट्री स्कूल सिस्टम का हिस्सा था। अच्छा। हाँ, होराचेक उसे एक शांत, गंभीर और बहुत होनहार बच्चे के तौर पर याद करते हैं, जो इस सख्त माहौल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। उसकी सेहत ने जवाब दे दिया था। ये तो कमाल का इत्तेफाक है कि जिस एकेडमी से एक भागा था, दूसरा वहीं बैठकर उसे खत लिखने की सोच रहा है। इस एक कनेक्शन ने कापूस को हिम्मत दे दी। हाँ, और कापूस ने उसी घंटे फैसला कर लिया कि वो अपनी कुछ कविताएं रिल्के को भेजेगा और उनकी राय मांगेगा। लेकिन ये सिर्फ कविताएं भेजने की बात नहीं थी। नहीं, उसके साथ उसने खत लिखा, जिसमें, जैसा वो खुद बाद में लिखते हैं, उसने पहली बार किसी के सामने अपना दिल पूरी तरह खोलकर रख दिया था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक फैन का अपने पसंदीदा लेखक को लिखा खत नहीं था। सही कहा। ये एक ऐसे युवा की आवाज थी जो एक बहुत ही अनुशासित और एक घुटन भरे माहौल में फंसा हुआ था, और वो उस इंसान से रास्ता पूछ रहा था जो उसी माहौल से निकलकर एक कामयाब कलाकार बन चुका था। एक तरह से अपने भविष्य की एक झलक देख रहा था रिल्के में। बिल्कुल। कापूस को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। फिर एक दिन पेरिस की मोहर लगा एक भारी लिफाफा आता है, और यहीं से उन दोनों के बीच खतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कई सालों तक चला, है ना? हाँ, 1908 तक चला। और यहाँ एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब ये सब शुरू हुआ तब रिल्के खुद सिर्फ 26 साल के थे। हाँ। जैसा कि लुई साइड अपने परिचय में लिखते हैं, इस किताब का नाम लेटर्स फ्रॉम अ यंग पोएट भी हो सकता था। रिल्के उस वक्त कोई स्थापित गुरु नहीं थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद बहुत संघर्ष कर रहे थे। उनका कोई स्थायी घर नहीं था। वो अपनी पत्नी और बेटी से अलग रह रहे थे और पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। उन्होंने खुद एक दोस्त को लिखा था कि उनकी 11-12 छपी हुई किताबों से उन्हें लगभग कोई आमदनी नहीं हुई थी। मतलब वो उस इमेज से कोसों दूर थे जिसकी कापूस ने शायद कल्पना की होगी, एक सफल स्थापित कवि की इमेज से। और सिर्फ आर्थिक ही नहीं, व्यक्तिगत संघर्ष भी थे। उनके पिता, मेरा मतलब है, वो अब भी उन पर एक अच्छी सरकारी नौकरी के लिए दबाव डाल रहे थे। उनकी माँ के साथ उनके रिश्ते इतने तनावपूर्ण थे कि एक मुलाकात के बाद उन्होंने लिखा, जब मुझे इस खोई हुई अवास्तविक महिला को देखना पड़ता है तो मुझे लगता है कि मैं आज भी उससे बहुत दूर नहीं भाग पाया हूँ। वो खुद अपनी पहचान और अपने रास्ते के लिए लड़ रहे थे। हाँ, शायद इसीलिए उनका जवाब इतना पावरफुल और सच्चा था, क्योंकि वो किसी ऊंचे सिंहासन से नहीं बल्कि अपने खुद के संघर्ष के बीच से बोल रहे थे। बिल्कुल। अपने पहले ही जवाब में वो कापूस की कविताओं पर सीधी टिप्पणी करने से मना कर देते हैं। हाँ, वो जज नहीं करते। नहीं, वो लिखते हैं, कला के किसी काम को छूने के लिए आलोचनात्मक शब्दों से ज्यादा अनुपयुक्त कुछ भी नहीं है। और आलोचना करने के बजाय वो कापूस को एक बहुत गहरा सवाल देते हैं, एक ऐसा सवाल जो हर कलाकार को खुद से पूछना चाहिए। कौन सा सवाल? वो लिखते हैं, अपने भीतर जाओ,
अपने अस्तित्व की सबसे गहरी वजह को खोजो। रात के सबसे शांत पहर में खुद से पूछो, क्या मुझे लिखना ही होगा? वाह। अपने अंदर एक गहरे जवाब के लिए खोदो, और अगर जवाब हाँ में हो, अगर तुम इस गंभीर सवाल का जवाब एक मजबूत और सरल हाँ मुझे लिखना ही होगा से दे सको, तो अपना जीवन इसी जरूरत के अनुसार बनाओ। वाह, ये सलाह उस वक्त के लिए कितनी रेवोल्यूशनरी रही होगी। रिल्के सीधे सीधे कह रहे थे कि आपकी आर्ट अच्छी है या बुरी, इसका सर्टिफिकेट आपको दुनिया से नहीं लेना है। हाँ, संपादकों से, आलोचकों से या पत्रिकाओं से नहीं। इसका सर्टिफिकेट सिर्फ एक जगह से मिलता है, आपके अंदर से। सवाल ये नहीं है कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे, सवाल ये है कि क्या इसे बनाए बिना आप जी सकते हैं। बिल्कुल। वो कला की कसौटी को बाहरी दुनिया की मंजूरी से हटाकर कलाकार की आंतरिक जरूरत पर ले आते हैं। वो कहते हैं एक कलाकृति तभी अच्छी है अगर वह जरूरत से पैदा हुई हो। यही उसकी एकमात्र कसौटी है। और ये अपने अंदर जाने की बात, ये सीधे सीधे एक और बड़े थीम से जुड़ती है जो इन खतों में बार बार आती है, अकेलापन, सॉलिट्यूड। हाँ, रिल्के कपूस को सलाह देते हैं, अपने अकेलेपन से प्यार करो और उससे होने वाले दर्द को एक सुरीले विलाप की तरह सहो। हाँ, वो खुद इस अकेलेपन से गुजरे थे। वो अपने मिलिट्री स्कूल के दिनों को याद करते हुए लिखते हैं कि कैसे वो लड़कों के बीच अकेले थे और पेरिस की भीड़ में हमेशा ठुकराए हुए महसूस करते थे। हाँ, लेकिन वो अकेलेपन को एक सजा की तरह नहीं देखते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिल्के के लिए अकेलापन सिर्फ तन्हा होना या सामाजिक रूप से अलग थलग होना नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जिसमें प्रवेश करना है और उस पर कब्जा करना है। वो इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करने को कहते हैं। क्या कहते हैं वो? हम सब अकेले हैं, तो कितना बेहतर है कि हम शिकायत करने के बजाय इसे अपनी शुरुआती बिंदु के रूप में लें। ये सुनने में जितना पोएटिक लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल भी है। क्या रिल्के कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं कि कोई अपने अकेलेपन से प्यार करना कैसे शुरू करें, खासकर आज की दुनिया में जहां अकेलेपन को एक बीमारी की तरह देखा जाता है? वो कोई 5 स्टेप का प्लान तो नहीं देते, लेकिन वो एक नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि हर नकारात्मक लगने वाली भावना को एक रचनात्मक शक्ति में बदला जा सकता है। जैसे उदासी। उदासी के बारे में क्या कहते हैं? उदासी के बारे में वो लिखते हैं कि यह वो क्षण है जब कुछ नया हमारे भीतर प्रवेश करता है। वो कहते हैं कि हम उस नए मेहमान से डर जाते हैं, लेकिन हमें उसके प्रति चौकस और धैर्यवान रहना चाहिए। वो एक तरह का ट्रांजिशन है। और शक या संदेह के बारे में उनका विचार तो और भी कमाल का है। हाँ, वो कहते हैं कि अपने संदेह पर काबू पाने की कोशिश मत करो, उसे शिक्षित करो। अगर उसे सही तरीके से साधा जाए तो वे विध्वंसक होने के बजाय आपके सबसे अच्छे कार्यकर्ता बन जाएंगे। वो आपकी हर चीज पर सवाल उठाएंगे और आपको कमजोर बनाने के बजाय मजबूत करेंगे। ये तो उन प्राचीन मिथकों की तरह है जहां अंत में डरावने ड्रैगन सुंदर राजकुमारियों में बदल जाते हैं। बिल्कुल। रिल्के का मानना था, शायद हर डरावनी चीज भीतर से एक असहाय चीज है जिसे हमारी मदद, हमारे प्यार की जरूरत है। शक को दोस्त बनाना, उदासी को समझना, इन सब में एक चीज तो लगती होगी और वो है पेशेंस, धैर्य। रिल्के इस पर भी बहुत जोर देते हैं। बहुत ज्यादा। वो लिखते हैं, एक कलाकार होने का मतलब है गणना और गिनती न करना, एक पेड़ की तरह बढ़ना और पकना, जो अपने रस के प्रवाह में जल्दबाजी नहीं करता और वसंत के तूफानों में भी बिना किसी डर के खड़ा रहता है। धैर्य ही सब कुछ है। वो प्रकृति से सीखने की बात करते हैं। जैसे एक पेड़ को पता है कि उसे कब फल देना है, वैसे ही एक कलाकार को अपनी रचनात्मक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। और यही धैर्य वाली बात वो प्यार पर भी लागू करते हैं, जो शायद युवाओं के लिए सबसे मुश्किल काम है। हाँ, वो प्रेम को सबसे कठिन काम बताते हैं, जिसके लिए बाकी सभी काम जैसे कि कला सिर्फ एक तैयारी है। उनका मानना था कि युवा लोग प्यार में बहुत जल्दबाजी करते हैं, एक दूसरे में खुद को झोंक देते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। वो लिखते हैं कि ऐसे में दो अधूरे लोग जब एक होते हैं तो नतीजा एक बिखरा हुआ ढेर होता है, जिसे वे अपना भविष्य और अपनी खुशी कहते हैं। हाँ, ये आज के रिलेशनशिप गोल से कितना अलग है, जहां सब कुछ मर्ज होने और उस बनने पर फोकस होता है। रिल्के कह रहे हैं कि नहीं, पहले मी को मजबूत करो, तब जाकर एक हेल्दी वी बनेगा। बिल्कुल। तो उनके हिसाब से सच्चा प्यार क्या है, अगर वो एक दूसरे में घुल मिल जाना नहीं है? वो उसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। सच्चा प्यार रिल्के के लिए वो है जिसमें दो अकेलेपन एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे को परिभाषित करते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं।
मतलब एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना। हाँ, एक दूसरे को बदलने की कोशिश करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के अकेलेपन का गार्ड बनना, ताकि दूसरा पूरी तरह से खुद बन सके। दो अकेलेपन एक दूसरे की रक्षा करते हैं, ये लाइन तो इस पर तो घंटों बात हो सकती है। और यही उनकी शायद सबसे प्रसिद्ध सलाह आती है, जो इन सभी विचारों को धैर्य, अकेलापन और आंतरिक खोज को एक साथ लाती है। क्या लिखते हैं वो? वो काउपुस को लिखते हैं, अपने दिल में जो कुछ भी अनसुलझा है उसके प्रति धैर्य रखो और सवालों से ही प्यार करने की कोशिश करो, जैसे वो बंद कमरे हों या किसी बहुत ही अनजान भाषा में लिखी किताबें। अभी जवाब मत खोजो। अभी के लिए सवालों को जियो, शायद तब तुम धीरे धीरे बिना जाने किसी दूर के दिन जवाब में जी रहे होगे। सवालों को जियो, इसका असल में मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब ये है कि जीवन का उद्देश्य तुरंत हर सवाल का उत्तर खोज लेना नहीं है, बल्कि उस सवाल के साथ, उस अनिश्चितता के साथ पूरी तरह से जीना है। ये मानना कि कुछ चीजें समय के साथ ही खुलेंगी। जैसे अगर आप प्यार का मतलब जानना चाहते हैं तो आप गूगल नहीं कर सकते। सही कहा, आपको प्यार को जीना होगा, उसकी उलझनों के साथ, उसकी खुशियों और दुखों के साथ। और शायद एक दिन बिना आपको पता चले आप खुद ही उस सवाल का जवाब बन जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि रिल्के के ये विचार सिर्फ एक युवा कवि को दी गई सलाह तक ही सीमित नहीं रहे, ये समय के साथ और भी गहरे होते गए। हाँ, 1922 में जब वो अपनी रचनात्मकता के शिखर पर थे, उन्होंने द लेटर फ्रॉम द यंग वर्कर नाम का एक काल्पनिक पत्र लिखा। ये असल में रिल्के ने ही लिखा था, लेकिन एक युवा मजदूर के नजरिए से। और इसमें वो मजदूर एक कवि को खत लिखकर संगठित धर्म पर सवाल उठाता है। हाँ, वह कहता है कि ईसा मसीह का उद्देश्य रास्ता दिखाना था, मंजिल बनना नहीं। वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करता है ना। हाँ, एक बेहतरीन रूपक। वो लिखता है, लोग उन कुत्तों की तरह रहे हैं जो इशारा नहीं समझते और सोचते हैं कि उन्हें हाथ पर ही झपटना है। मतलब वो रास्ता दिखाने वाली उंगली पर ही अटक गए, जबकि उंगली जिस दिशा में इशारा कर रही थी उसे भूल गए। वो इंस्टीट्यूशन में, बिचौलियों में, नियमों में फंस गए। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि यंग वर्कर वाला खत कापुस को दी गई सलाह का एक पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल एक्सटेंशन है? मतलब जहां कापुस को अंदर जाने को कहा गया, वहीं वर्कर को बाहरी इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाने को कहा जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी विचार का एक व्यापक रूप है। वो मजदूर एक ऐसे विश्वास की वकालत करता है जो यहाँ और अभी को अपनाता है। वो कहता है कि मैं अपनी मशीन, अपने काम को सीधे भगवान तक ले जाना चाहता हूँ, बिना किसी पादरी या बिचौलिए के। और ये बात कापुस को दी गई सलाह से सीधे जुड़ती है। हाँ, कि सच्चाई बाहरी सिद्धांतों में नहीं, बल्कि आपके अपने निजी प्रामाणिक अनुभव में है। चाहे वो एक युवा कवि हो जो अपनी कविता की सच्चाई खोज रहा हो, या एक मजदूर जो अपने विश्वास की। रिल्के का संदेश एक ही है, अपने भीतर जाओ, अपने अनुभव पर भरोसा करो और अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। तो एक युवा सैन्य कैडेट के खत से शुरू हुआ ये सफर हमें अकेलेपन, कला, प्रेम और जीवन के इतने गहरे सवालों तक ले आया। रिल्के की सलाह, जो उनके अपने संघर्षों से निकली थी, वो सिर्फ एक युवा कवि के लिए नहीं थी। नहीं, वो हर उस व्यक्ति के लिए थी जो एक सार्थक और प्रामाणिक जीवन की तलाश में है। और इन पत्रों की असली ताकत यही है कि वे कोई आसान जवाब नहीं देते, कोई 10 स्टेप्स में खुश कैसे रहें वाली लिस्ट नहीं देते। बिल्कुल नहीं, वे हमें मुश्किलों को अपनाने, अनिश्चितता के साथ जीने और धैर्य रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे गहरी समझ बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की लंबी और अक्सर मुश्किल यात्रा से आती है। रिल्के ने सलाह दी थी कि जो मुश्किल है उसे अपनाओ। आज की दुनिया में जहां हर चीज आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने पर जोर है, शायद ये सोचने का समय है कि हमारे जीवन में वो कौन सी मुश्किल चीज है जिसे थामे रखना, जिसके साथ जीना या जिसे प्यार करना, जैसा कि रिल्के कहते हैं, हमें एक ज्यादा गहरे और सच्चे इंसान में बदल सकता है।